हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के बारे में बताने वाला हूँ। पाइथागोरस प्रमेय को बोर्ड परीक्षा में दो प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दे सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से पाइथागोरस का प्रमेय का क्वेश्चन दे दिया जा सकता है वो गुमराह करने के लिए। और दूसरा है सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग सिद्ध कीजिएगा। तो मैं इसी को सिद्ध करने के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ, तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है। तो सिद्ध करने के लिए दिया गया है आपको एक समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है, त्रिभुज का चिन्ह है। ये त्रिभुज को इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। त्रिभुज का चिन्ह है तो त्रिभुज ए बी सी। तो बी ए बी सी में बी को सेंटर में इसलिए रखा गया है क्योंकि बी पर ही समकोण त्रिभुज है, मतलब कि समकोण है बी पर, इसीलिए बी को त्रिभुज का नामकरण लिखते समय बी को सेंटर में रखा गया है। ठीक है, ये पहचान है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 अंश है। देख लीजिए, जिसमें कोण बी 90 अंश है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 अंश है। देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बी में बना है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या किए हैं हम? तो रचना किए हैं कि बी डी बी डी बी डी को लंब डाला है ए सी पर। ठीक है, बी डी को लंब डाला है ए सी पर। ठीक है, तो ए सी भुजा क्या है? भुजा ए सी ये है। भुजा ए सी पर बी डी लंब डाला है। ठीक है, लंब मतलब सीधी लाइन या सीधी रेखा जो कि एक रेखा को काटती है और 90 अंश का कोण बनाती है। लेकिन ये एक सीधी रेखा को काट रही है, मतलब कि 180 अंश का कोण बनाएगी। जो इस तरफ 90 अंश का कोण अलग से बनेगा और इस तरफ 90 अंश का कोण अलग बनेगा। ठीक है, तो ये एक लंब है। ठीक है, तो रचना किए हैं कि बी डी पर बी डी लंब डाले ए सी पर, यह रचना है। फिर रचना करने के बाद उत्पत्ति होगी जिसके अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति क्या क्या हुई जब लंब डाले? तो लंब डाले तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए। ठीक है, दो त्रिभुज प्राप्त हुए। पहला त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, ये पहला त्रिभुज है। फिर दूसरा त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ है ए डी बी। ए डी बी दूसरा त्रिभुज प्राप्त हुआ है। ठीक है, ए डी बी दूसरा त्रिभुज प्राप्त हुआ है जिसमें डी पर समकोण बना है। तो लिख लेते हैं पहला त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज ए डी बी प्राप्त हुआ जिसमें कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। ठीक है, देख लीजिए चित्र में कोण डी 90 अंश है यहाँ पर और कोण बी बराबर भी 90 अंश है। देख लीजिए, ठीक है, बराबर समकोण। और दूसरा देखिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर उभयनिष्ठ कोण। तो देख लीजिए पहले त्रिभुज ए बी सी में कोण ए है, उपस्थित है। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज ए डी बी में देखिए इसमें भी कोण ए है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो उभयनिष्ठ कोण करके इसको लिखे हैं। तो अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह है। देखिए ये सर्वांगसम का मतलब समानता का त्रिभुज ए डी बी। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी बी के। किस नियम के अनुसार? कोण कोण समरूपता प्रमेय के नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी समान हैं। तो अब समान है तो आप एक और नियम है कि अगर दो त्रिभुज समान होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समान होती है। ठीक है,
तो अब हमें इस पाइथागोरस प्रमेय को हल करने के लिए मेन समीकरण बनाने के लिए दो भुजाएं चुनना है, समरूप भुजाएं। ठीक है, तो कोई भी भुजा चुनने के बजाय हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें उसी भुजा को चुनना है। तो पहले ए बी सी में, ठीक है, तो पहले ए बी सी में पहले आधार भुजा ए बी को चुन लेते हैं। पहली आधार भुजा ए बी को देख लीजिए, पहली आधार भुजा ए बी, पहली आधार भुजा ए बी ए बी सी त्रिभुज में। फिर दूसरी आधार भुजा त्रिभुज ए डी बी से चुनते हैं। तो दूसरी आधार भुजा त्रिभुज ए डी बी में क्या है, त्रिभुज ए डी बी में आधार भुजा ए डी है, तो ए डी को ए डी लिख लीजिए। फिर बराबर मतलब सर्वांगसम है तो बराबर का चिन्ह लगेगा। फिर कर्ण लेते हैं दोनों त्रिभुजों का। तो त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या है, त्रिभुज ए बी सी का कर्ण है ए सी। ए सी त्रिभुज ए बी सी का कर्ण है, त्रिभुज ए बी सी का कर्ण ए सी है, तो ए सी को यहाँ पर लिख लीजिए। उसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी का कर्ण क्या है, तो त्रिभुज ए डी बी का कर्ण ए बी है। और ये कैसे है ए बी कर्ण, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पहचानने का एक अच्छा और सरल नियम है कि जिस भुजा में या जिस एंगल में 90 अंश का कोण बना होता है, जिस भुजा में या जिस एंगल में 90 अंश का कोण बना होता है, उसके सामने वाली भुजा उसका कर्ण होता है। ठीक है, मतलब कि 90 अंश जो जहाँ पर कोण बना होगा उसकी सामने वाली भुजा को ही कर्ण माना जाता है। तो त्रिभुज ए डी बी का कर्ण ए बी है, तो यहाँ पर ए बी लिख लिए। फिर हमें तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करने पर ए बी का ए बी से गुणा किए तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो एक एक कुछ नहीं है मतलब एक है, तो एक एक का दो होगा यहाँ पर, बराबर का बराबर। फिर ए डी गुणा में ए सी, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हमें इसी प्रकार एक और त्रिभुज प्राप्त होता है। हमने पहले ए बी सी त्रिभुज और ए डी बी त्रिभुज का गणना किया, अब हमें एक तीसरा त्रिभुज प्राप्त होता है। त्रिभुज बी डी सी, ये तीसरा त्रिभुज हमें प्राप्त होता है, त्रिभुज बी डी सी। तो इस तीसरे त्रिभुज के साथ त्रिभुज ए बी सी का फिर से दोबारा गणना करना है इसी के समान। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी का गणना दोबारा करते हैं। तो दोबारा करने पर समान गणना होगा, जैसे त्रिभुज डी में समकोण 90 अंश का कोण बना है, त्रिभुज डी बराबर मतलब कोण डी बराबर कोण बी बराबर 90 अंश। यहाँ पर देखिए कोण डी बराबर 90 अंश बना हुआ है, यहाँ पर भी 90 अंश कोण बी बराबर बना हुआ है। ठीक है, तो बराबर हो गया समकोण त्रिभुज के हिसाब से, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब कोण सी और कोण सी बराबर उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी उभयनिष्ठ है और त्रिभुज बी डी सी में भी कोण सी है, तो कोण सी उभयनिष्ठ हो गया, तो कोण सी उभयनिष्ठ लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसी के समान पूर्व जो किए हैं उसी के समान त्रिभुज बी डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के कोण कोण समरूपता प्रमेय से। ठीक है, तो अब इसका भी सीक्वेंस बना लेते हैं समीकरण, तभी हल करेंगे तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय हल होगा। तो इसका समीकरण बनाने के लिए भी पहले में जिस प्रकार आधार को लिए हैं, आधार पहले त्रिभुज का आधार, फिर दूसरे त्रिभुज उसके बटे में पहले त्रिभुज का आधार लिए, फिर उसके बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार लिए, फिर बराबर है तो सर्वांगसम इसलिए बराबर है, फिर दूसरे पहले त्रिभुज का कर्ण, फिर दूसरे त्रिभुज का कर्ण उसके बटे में। तो ले लेते हैं पहले त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज क्या है, बी डी सी। तो बी डी सी त्रिभुज का आधार क्या है, तो बी डी सी त्रिभुज का आधार है डी सी। तो डी सी को यहाँ पर लिख चुके हैं, डी सी आधार बी डी सी त्रिभुज का आधार है डी सी, तो इसको लिख दिए। फिर उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का आधार है बी सी, क्योंकि जब हम इस त्रिभुज की गणना करेंगे बी डी सी, तो जब इस त्रिभुज की गणना करेंगे तो एंगल बदल जाएगा, जिसके कारण
त्रिभुज ए बी सी का आधार अब बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी लिख दिए हैं। ठीक है, बराबर अब त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी का कर्ण लेते हैं। तो त्रिभुज बी डी सी का कर्ण क्या है? तो त्रिभुज बी डी सी का कर्ण मैं बताया था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को उस त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर डी में समकोण बना है, तो यहाँ इसके सामने वाली भुजा है बी सी। तो बी सी त्रिभुज बी डी सी का, त्रिभुज बी डी सी का कर्ण है, तो बी सी कर्ण है। तो बी सी यहाँ पर कर्ण है त्रिभुज बी डी सी का, तो लिख देते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का कर्ण तो आप लोग जानते हैं कि ए सी है, तो ए सी का ए सी। फिर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो इसी के समान पूर्व जो किए हैं उसी के समान इन दोनों का भी गुणा होगा, बी बी का, तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर डी सी इंटू ए सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ना है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ते हैं। तो लिख देते हैं पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 को सिंपली जैसे आप जोड़ते हैं, बाएं पक्ष को बाएं से और दाएं पक्ष को दाएं से जोड़ देना है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख देना है, फिर बराबर का बराबर, फिर ए डी इंटू ए सी प्लस, क्योंकि जोड़ना है, और डी सी इंटू ए सी लिख देना है। ठीक है, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख देना है, जैसा है वैसे ही, बराबर ए सी को कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है, तो ए सी को कॉमन ले लेना है, ए सी, और कोष्टक में ए डी जो बचा है और यहाँ पर डी सी बचा है उन दोनों को लिखना है, और ये प्लस का चिन्ह जो बचा है इसको यहाँ पर लिख देना है। तो आप चित्र से आपको समझना है कि ए डी प्लस डी सी क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए डी, ए और डी प्लस डी सी, तो ए डी प्लस डी सी कुल टोटल मिला के ए सी होता है। तो मतलब कि चित्र से आपको समझना है कि ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी दोनों ए सी बनता है। ठीक है, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बनता है। तो यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह तो है ही, तो ए डी और डी सी को चित्र के अनुसार जोड़ेंगे तो ए सी बनेगा, तो ए सी लिख देते हैं। ठीक है, और गुणा में ए सी पहले से ही है, तो दोनों ए सी का गुणा होगा, तो दोनों समान आधार वाले हैं तो इनका भी घात जुड़ जाएगा, तो एक एक है, कुछ नहीं है, मतलब एक एक है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और इसको अच्छे रूप से लिख देते हैं। तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, यही हमें लाना था। ए सी है जो, ए सी जो है वो कर्ण है, कर्ण का वर्ग आ गया, बराबर ए बी जो है लंब है तो लंब का वर्ग आ गया, प्लस बी सी आधार है तो आधार का वर्ग आ गया। ठीक है, तो आधार का वर्ग आ गया, मतलब कि आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो चुका है। तो आप यहाँ पर इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय हल करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।